हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप लोगों ने अभी तक ट्रायंगल के बारे में तो पढ़ा होगा और यहाँ पर उस ट्रायंगल की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जैसे अगर हम एक ट्रायंगल लें, लेकिन यहाँ पर सिर्फ शर्त ये है कि जो भी ट्रायंगल हम लेंगे वो ट्रायंगल हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, तभी हम जा कर के ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ले लिया है जिसे कहा गया ए बी सी। इस एंगल बी पर ये क्या है, राइट एंगल, और एंगल्स ए और सी ये हैं हमारे दो एक्यूट एंगल। तो यहाँ पर जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करते हैं ये हम एक्यूट एंगल पर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेशियो कैसे निकलते हैं, जैसे यहाँ पर सपोज़ करिए कि ये जो ए बी है इसे मान लिया मैंने x, BC को y और AC को z। तो यहाँ पर ये रेशियो जो होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे कि ये जो x y z है इसमें से जो ये z है ये तो हमारा कंफर्म है कि ये हमारा हाइपोटेनियस है, लेकिन ये जो x और y है इसमें हमारे पास दोनों में से कोई एक होगा परपेंडिकुलर और दूसरा होगा बेस। अगर x परपेंडिकुलर है तो y हमारा क्या हो जाएगा, बेस, और अगर हम इस y को ले ले परपेंडिकुलर तो बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, x। तो इन x और y इनकी कंडीशन आपस में चेंज होती है और ये डिपेंड होता है एक्यूट एंगल पर। जो भी हम एक्यूट एंगल लेंगे उससे हम डिसाइड करेंगे कि हम यहाँ पर परपेंडिकुलर किसे लेंगे और बेस किसे लेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रेशियो पर। तो ये रेशियो कैसे होते हैं, या तो ये रेशियो ऐसा होगा कि x अपॉन वाई फाइंड आउट करिए, या फिर y अपॉन x, या फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर y अपॉन z, या फिर z अपॉन y, और एक ये भी हो सकता है x अपॉन z और z अपॉन x। ये 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस की हेल्प से ये 6 रेशियो यहाँ पर बनेंगे। तो ये रेशियो जो हम फाइंड आउट करते हैं उस प्रोसीजर को ही कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अब ये जो 6 मैंने बात की है कि x अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स ये हो सकते हैं, तो ये जो 6 रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे इन्हें किस नाम से बुलाया जाता है वो मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ। तो इन रेशियो को बुलाया जाता है साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोस्केंट थीटा, सिकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। और मतलब इन जनरल वे में हम इसे सिंपली कहते हैं साइन थीटा, ये होता है हमारे पास कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉट थीटा। तो जो जनरल टर्म जो हम यूज़ करते हैं बोलचाल में उसमें हम ये वाली जो टर्म्स है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इनकी वैल्यू कैसे निकलेगी तो वो हम एक डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं दोबारा से एक डायग्राम बनाती हूँ, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया जिसे नेमिंग दे देते हैं ABC, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो B है हमारे पास ये तो राइट एंगल है, लेकिन ये A और C ये हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल। तो अब इस A और C इसके रिस्पेक्ट में किसी के भी मतलब किसी एक को हम लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हम ये सारी क्वांटिटी यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं C को ले लूँ तो अब देखिए, तो ये जो मैंने एंगल C ले लिया तो हम यहाँ पर ले रहे हैं एंगल C, इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, एंगल C के रिस्पेक्ट में। तो अगर ये एंगल C हम लेकर के चल रहे हैं तो एंगल C के सामने डायगोनली हम देखते हैं इस तरीके से सीधे स्ट्रेट सामने, एंगल C के सामने क्या पड़ रहा है, AB। तो ये जो हमारा AB है ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर P। अब हाइपोटेनियस तो हमें पता ही होता है, ये तो हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस AC। क्यों, क्योंकि जो हाइपोटेनियस होता है वो किसके सामने होता है, वो हमारा होता है राइट एंगल के सामने। तो ये तो हमारा हाइपोटेनियस है, और बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर बेस। अब इनकी वैल्यूज़ आप चाहें तो x y z के टर्म्स में कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि ये पहले क्वेश्चन में क्या माना था मैंने, AB को x माना था तो इसे x लिख लेते हैं, बेस को हमने माना था y तो इसे y लिख लेते हैं, और हाइपोटेनियस को हमने माना था z तो यहाँ पर z लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे साइन थीटा की। तो जो ये हमारा साइन थीटा होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, वो है हमारे पास x
और हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर z, तो ये हो जाएगा x अपॉन z। अब हम आते हैं cos थीटा पर। तो cos थीटा हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर जो बेस है वो क्या है y, और हाइपोटेनियस तो फिक्स है, वो तो है हमारे पास z। ठीक है, अब हम आते हैं tan थीटा पर। तो tan थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है x, और बेस कितना है हमारे पास y। अब हम आते हैं कोसेक थीटा पर। तो ये जो हमारा कोसेक थीटा होता है, एक फॉर्मूला तो इसका ये होता है कि ये साइन थीटा का रिवर्स होता है। तो जब ये साइन थीटा का रिवर्स है तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर आप हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास z अपॉन x। ठीक है, तो इसका ये जो एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन थीटा, वो याद रखिएगा। तो यहाँ से अगर आप कोसेक थीटा वैसे भी ना याद रख पाएँ बट आपको साइन थीटा याद है, तो आप उसे क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे और वहाँ से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हम आते हैं सेक थीटा पर। तो जो हमारा सेक थीटा होता है वो होता है हमारे पास 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हमारे पास क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर z अपॉन y। ठीक है, अब हम आते हैं कॉट थीटा पर। तो ये जो कॉट थीटा होता है हमारे पास, ये होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब 1 अपॉन टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स y अपॉन x। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में कहे थे कि ये जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ये 6 रेशियो होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कितने कॉम्बिनेशन फाइंड आउट किया आपने, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये हमने फाइंड आउट किए। अभी ये जो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, इसमें हमने क्या किया था, C को एक्यूट एंगल माना था। लेकिन मतलब एक्यूट एंगल तो A और C दोनों हैं, बट हमने C के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन की थी। अगर मैं यहाँ पर इस डायग्राम को चेंज कर दूँ, मैं क्या करूँ, इस AB को तो कर दूँ नीचे, जैसे हमारे पास ऐसा डायग्राम हो जाए। ठीक है, अब इस कंडीशन में यहाँ पर मैंने ये माना कि ये जो AB है ये तो हो गया हमारे पास नीचे और ये C हो गया ऊपर। तो अब कंडीशन बताइए मुझे, ये जो B है ये तो हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, और ये जो A है अब इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A के सामने क्या है, BC, और BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है y। AC की वैल्यू ये चेंज नहीं होगी, ये z ही रहेगी। और AB की वैल्यू क्या है, x ली थी हमने, ये हो गया। तो अब मुझे बताइए, अब अगर आप यहाँ पर साइन थीटा फाइंड आउट करें, यहीं साइड में बता देती हूँ मैं आपको, अगर आप साइन थीटा फाइंड आउट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, y, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, z, वो फिक्स है। तो इसका मतलब पहले आपके पास क्या आ रहा था, जब आपने एंगल C लिया हुआ था x अपॉन z, लेकिन अब आपने एंगल क्या लिया है, A, एंगल A के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, y अपॉन z। जो बेस है वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा हमारे पास बेस। डायग्राम में देख सकते हैं आप क्लियरली कि यहाँ पर ये जो आपका परपेंडिकुलर है वो x था, अब क्या है y। यहाँ पर जो आपका बेस था वो क्या था, y, और ये क्या है, x। तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर हम वैल्यूज़ किस तरीके से ले रहे हैं। तो इसके लिए एंगल A के लिए मैं सारी कैलकुलेशन नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि बस अगर हमने एक एंगल लिया, एंगल C लिया, तो इसके रिस्पेक्ट में सारी कैलकुलेशन हमें करनी है। बट अगर हम एंगल चेंज कर लें तो भी हम सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक दो फॉर्मूले और हैं जो हमें याद रखने हैं। वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस पहुँच जाएगा ऊपर और बेस रह जाएगा नीचे। तो इसका मतलब हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अभी आपने जो फॉर्मूले पढ़े उसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या था, तो यहाँ आ जाइए, ये देखिए टेन थीटा, ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं इक्वल टू tan थीटा। तो जो फॉर्मूला आपको मिला वो क्या हो गया, यहाँ पर फॉर्मूला हो गया tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला है और ये भी हमें याद रखना है। ओके, इसी तरीके से अब हमें पता है कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी हमें याद रखना है। ओके, आई होप ये वाले दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे कि ये कैसे आए हैं। बाकी आप कॉट थीटा को भी ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जैसे मैंने इस तरीके से tan थीटा फाइंड आउट किया ना इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, इसी तरीके से आप कॉट थीटा को भी यूज़ कर सकते हैं। बट उससे आसान क्या पड़ेगा कि tan थीटा की जगह 1 अपॉन कॉट थीटा रख दो, तो उससे ये फॉर्मूला निकालना ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की क्या होती है, tan थीटा की क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 बेसिक फॉर्मूले हैं ये वाले, कि कॉस थीटा हमारा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, ये वाला सेक थीटा हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये तो आप लोगों को याद रह जाएगा कि कॉस सेक का रिलेशन 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा है 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, इसके अलावा tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये वाले जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये तो आप लोग याद कर लेंगे। हमें दिक्कत कहाँ पर आती है, हमें दिक्कत आती है इन तीनों फॉर्मूलों में कि साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, इनकी वैल्यू में कहीं हम गड़बड़ ना कर दें। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम ये सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे। तो अगर आप एग्ज़ाम में कहीं पर भी ऐसी कन्फ्यूज़न में हो तो एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, उसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हम लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, मतलब आपको ये सेंटेंस याद रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ एक सेंटेंस याद रखना है। अब इसमें देखिए, इसमें अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये है हमारे पास साइन, ठीक है, ये है हमारे पास कॉस थीटा और ये है हमारे पास tan थीटा। तो अब आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा की वैल्यू बताइए, तो क्या करेंगे आप, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बताइए, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या याद रखना है आपको, ये रिलेशन याद रखना है। अब आप इसमें मतलब ये वाला सेंटेंस याद नहीं होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो आप इसकी जगह कोई और सेंटेंस बना लीजिए और उस सेंटेंस के फॉर्म में इसे याद रखना है बस आपको। ठीक है, वैसे तो सेंटेंस ये बहुत आसान सा है, तो आप लोग इसे ईजिली याद रख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे, ये वैल्यूज़ आपको याद रहेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जब भी हम इसमें एंगल्स लेंगे तो एंगल्स को हमेशा इस तरीके से लेना है कि जैसे ये आपने ले लिया है यहाँ पर, ये तो हो गया एक बेस, ठीक है, तो ये मैंने ले लिया 0 मतलब O एंड A। तो अब जब भी हम एंगल लेंगे यहाँ पर, तो आगे आपको कहीं पर भी जब एंगल लेंगे तो उन एंगल्स की वैल्यू किस तरीके से लेनी है, वो एंगल कितना है, तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एंगल लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंगल बन रहा है, ये तो बेस हो गया, अब इसके रिस्पेक्ट में एंगल आपका इस तरीके से जा रहा है एंटी क्लॉक। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं इसे ऐसे ले लूँ, ठीक है, और ये एंगल कैसे गया हमारा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल हमेशा पॉजिटिव एंगल बनता है और इसकी वैल्यू क्या कैसे हो जाएगी, जैसे 30 डिग्री का एंगल है माना कि ये, ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी। और अगर इसी एंगल को हम लोग क्या करते, क्लॉकवाइज कर देते, जैसे यहाँ पर ये तो हो गया बेस, ठीक है, इसे बोला मैंने OA। अब ये जो आपका एंगल है ये कहाँ बनता, ये बनता यहाँ, ओके, तो ये कैसे रोटेट होता, ये रोटेट होता क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल है ये होता हमारे पास -30 डिग्री। तो आगे कहीं पर भी जब एंगल बनते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एंगल हमारा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब ये जो एंगल है हमारे पास, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर देखिए कि जैसे ये मैंने लिया है
ए। अब ये एंगल कितना घूम सकता है हमारे पास, जैसे अगर मैं इसे क्लॉकवाइज घुमाऊँ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊँ, तो यहाँ से देखिए जैसे मैं इसे एंटी क्लॉक घुमा रही हूँ, इस तरफ जा रहे हैं हम, तो कितना जा सकता है ये, कहाँ तक जाएगा ये एंगल हमारे पास, यहाँ जब चला जाएगा ये तो कितना हो जाएगा, कितना रोटेशन हो गया 180 डिग्री। अब ये इधर जा रहा है और जा रहा है ये एंटी क्लॉक, और घूम घूम करके ये वापस कहाँ आ गया, इस ए वाले पॉइंट पर ही वापस आ गया। तो इसने मैक्सिमम कितना रोटेशन किया 360 डिग्री। तो इस एंगल का जो रोटेशन होगा वो हमारे पास 0 डिग्री से लेकर के ये जो थीटा है हमारा, ये कितना हो सकता है 360 डिग्री तक। ठीक है, मैक्सिमम जो रोटेशन होगा एंगल का वो हमारा 0 to 360 डिग्री तक ही होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, बस हमने बेसिक देखा है। अब हम नेक्स्ट क्लास से न्यूमेरिकल्स पर आएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।